My dear student, today we will discuss application of hyperconjugation effect. जैसा कि आपको पता है, पिछले टर्म पर हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है इसके बारे में चर्चा की थी और आज हम उस हाइपर कॉन्जुगेशन के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। इट मीन्स कि आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की चर्चा करेंगे, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, stability of carbocations, stability of free radical, shortening of carbon-carbon single bond, adjacent to double bond, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस एल्काइल ग्रुप। ये सभी स्टेबिलिटीज या इनको हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हम इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि जो ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है एल्कीन में, जो हमने प्रोटीन लिया हुआ है, इसमें एक इसके अलोंग अल्फा कार्बन एटम है और ये इस अल्फा कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो अनसैचुरेटेड सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट कर लेता है। यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जहां होता है वो ऑर्बिटल और जहां पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो इस स्थिति में जो इस कार्बन और हाइड्रोजन जहां कर्सर चल रहा है, उसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तब इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जिस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पर निगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है यानी कि दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस तरह की एक सिचुएशन हमको मिलेगी। लेकिन ये एक हाइड्रोजन के केस में ये मिलेगा। अगर इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है यानी कि इस कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा, तब हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। और जब ये तीसरा हाइड्रोजन इसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा, तब ये तीसरा हाइड्रो स्ट्रक्चर मिलेगा। इट मीन्स कि जितने भी अल्फा कार्बन एटम होंगे अनसैचुरेटेड सिस्टम के अलोंग, उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे। इस तरह से लार्जर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, मोर आर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव और रेजोनेंस फॉर्म। यानी कि अल्फा हाइड्रोजन एटम या एल्काइल ग्रुप की संख्या जितनी ज्यादा होगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब हुआ कि जितना भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, जितना ज्यादा बनेगा, वो कंपाउंड या वो एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हम हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। और रेजोनेंस के आधार पर हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि जिस कंपाउंड के रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है या जिसमें उसके कैनोनिकल फॉर्म की संख्या ज्यादा होती है, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ भी ये जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस के बेसिस पर जिस कंपाउंड की या जिस एल्कीन की रेजोनेंस फॉर्म, नो बॉन्ड रेजोनेंस फॉर्म या हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म, हम कुछ भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर जितनी संख्या ज्यादा होगी वो एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ हम कुछ और एल्कीन्स लेते हैं जिसमें कि हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। हमने यहाँ लिया है इथीन, फिर प्रोपीन, सिस ब्यूटीन 2इन, ट्रांसब्यूटीन 2इन, 2 मिथाइल ब्यूटीन 2इन एंड 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटीन।
स्ट्रक्चर ए में देखिए, इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के अलोंग कोई भी कार्बन अल्फा पोजीशन पर नहीं है। इट मींस कि इस कंपाउंड में, इस इथीन कंपाउंड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए हम इसमें लिखा है नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसलिए जब इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो इसका कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन हम अगर प्रोटीन में देखें स्ट्रक्चर बी में, तो इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के अलोंग ये कार्बन एटम अल्फा पोजीशन पर है और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसलिए 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने पर इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो भी 3 ही बनेंगे। अब आगे आते हैं, तो इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के अलोंग ये CH3 और ये CH3 है, यानी कि इस 2 कार्बन अल्फा कार्बन के साथ 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, इसलिए इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 बनेंगे। इसी तरह ट्रांसब्यूटीन में भी सेम अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन एटम है इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के अलोंग, तो यहाँ भी 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने की वजह से 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। इस तरह से अगर हम स्ट्रक्चर डी को देखते हैं, तो इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के अलोंग 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं और इस कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा है, तो इन 3 कार्बन के साथ 9 हाइड्रोजन एटम है, जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन एटम कहेंगे, और 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने की वजह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 9 हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम ई स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो अनसैचुरेटेड सिस्टम के अलोंग 4 कार्बन अल्फा पोजीशन पर हैं और इस 4 कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन मिलकर के 12 इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं, और इस तरह से 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने से 12 इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इट मींस कि 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अभी हमने पढ़ा कि जिस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब इसके बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। इस तरह से जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आएगी, जो हमने अभी ऊपर एल्केन्स को डिस्कस किया, उसमें ये जो नीचे जहां कर्सर चल रहा है ये आएगी। यानी कि ई स्ट्रक्चर में 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले की उससे कम। इस तरह से 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे, दोनों में ही 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, C2 एंड C1, तो ये सेम यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर अगर डिस्कस करते हैं तो इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी, बट ई और डी से कम होगी। इसी तरह बी की और ए की सबसे कम होगी स्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ जो C2 और C1 है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर जब डिस्कस करते हैं तभी इक्वल आता है, लेकिन ये कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी इक्वल नहीं होती है। हम इसको दूसरे रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन दोनों ही जो आइसोमर्स हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको ध्यान से देखिए। जो सिस ब्यूटीन है, सिस मीन्स जो कि सेम ग्रुप्स लाई ऑन सेम साइड ऑफ द, क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के से अगर एक ही साइड में दोनों सेम ग्रुप हो तो उसको हम सिस फॉर्म कहते हैं, या जो समान ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में हो तो ट्रांस फॉर्म कहते हैं। इस सिस फॉर्म में आप देख रहे हैं कि दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है और ट्रांस फॉर्म में अपोजिट साइड में। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें CH3 को, तो जो इनसर्किल करके हमने वॉल्यूम रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, और जो वॉल्यूम है इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सपेंशन है इसका, जो कार्बन और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर में, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों CH3 के, ये आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और यहाँ पर भी प्रतिकर्षित करेंगे। तो जहां पर ये दोनों एल्काइल ग्रुप सबसे नजदीक होंगे
वहां पर रिपल्सन सबसे ज्यादा लगेगा, और जब रिपल्सन सबसे ज्यादा लगेगा तो ये रिपल्सन ही इस कंपाउंड को डिस्टेबिलाइज कर देगा, अनस्टेबल कर देगा, और इस अनस्टेबिलिटी की वजह से जो सिस फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी कंपेरिजन टू ट्रांस, क्योंकि ट्रांस में दोनों ही CH3 अपोजिट साइड में है और इनके बीच रिपल्सन मिनिमम लगेगा। तो जिसमें रिपल्सन मिनिमम लगेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसमें रिपल्सन मैक्सिमम लगेगा वो लेस स्टेबल होगा। इट मीन्स कि जो सिस फॉर्म होगा वो लेस स्टेबल होगा और ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल होगा। तो अगर इन दोनों में होगा तो ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। नाउ we discuss second application, stability of carbocations। यहाँ भी जो कार्बोकैटायंस हैं, कार्बोकैटायंस मीन्स द एनी स्पीसीज इन विच कार्बन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, या और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन अगर हम सामान्य तौर से देखें तो कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन पर प्लस चार्ज उपस्थित हो उसको कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन कह सकते हैं। यहाँ जो कार्बो में नियम वर्ड आया है NIUM, इसका मतलब ही होता है पॉजिटिव। कार्बो मीन्स कार्बन, नियम मीन्स पॉजिटिव, आयन मीन्स आयनिक फॉर्म। इट मीन्स कि वह कंपाउंड जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो कार्बोनियम आयन कहलाता है। तो यहाँ कार्बोनियम आयन में देखेंगे तो जहां पर प्लस चार्ज है कार्बन पर वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ ये देखिए एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। इस वैकेंट p ऑर्बिटल होने से यानी कि लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ कम होती है, इस वजह से जो ये अल्फा कार्बन है इस प्लस कार्बन के अलोंग यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होता है और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो ये इस तरह से डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये जो अल्फा कार्बन था जहाँ ये कर्सर चल रहा है, इस अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं और तीनों अल्फा हाइड्रोजन एटम एक एक करके हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह इस जो आपका प्राइमरी कार्बोनियम आयन है इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब जो हमारे कार्बोनियम आयन हैं वो प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, टर्सरी कार्बोनियम आयन या मिथाइल कार्बोनियम आयन है। इसको हम जानते हैं कि ये क्लासिफिकेशन में ये इतने कार्बोनियम आयन हमें मिलते हैं। यहाँ देखिए इस कार्बोनियम आयन में अभी हमने इस प्राइमरी कार्बोनियम आयन को लिया था जहाँ कार्बन जहाँ प्लस चार्ज है इसके अलोंग एक R ग्रुप था। R ग्रुप को हम यहाँ मिथाइल ग्रुप के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, और मिथाइल ग्रुप मीन्स कि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे एक मिथाइल में। अगर सेकेंडरी कार्बोनियम की बात करें तो यहाँ 2 R ग्रुप हैं, तो यहाँ 2 आपके यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे या 6 हाइड्रोजन एटम होंगे इस 2 R के अलावा। इस टर्सरी कार्बोनियम आयन में 3 R ग्रुप है तो यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। अगर हम इस R के जो बात करें तो ये R का जो वॉल्यूम है अगर हम उसको इस रूप में देखें तो यहाँ पर ये वॉल्यूम जो है R है वो इलेक्ट्रॉन को इस साइड में रिपेल करेगा। या स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्ट्रक्चर होंगे इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे प्राइमरी कार्बोनियम आयन के, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन के 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और टर्सरी कार्बोनियम आयन के 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और टर्सरी कार्बोनियम आयन के 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या ज्यादा होगी वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट अगर लगाते हैं तो उसके बेसिस पर भी इसकी स्टेबिलिटी को हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो आपका रिपेलिंग ग्रुप है, जैसे जैसे रिपेलिंग ग्रुप की संख्या बढ़ती जाती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी साइड में,
उस तरह से ये R भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते जाते हैं। तो यहाँ पर एक R है तो यहाँ पे भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, यहाँ 2 R है तो ये दोनों एक्वायर करेंगे, यहाँ 3 R है तो तीनों एक्वायर करेंगे। इट मीन्स कि इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा, सेकेंडरी में इतना बड़ा हो जाएगा एंड टर्सरी में ये और बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का फैलाव जिसमें ज्यादा होगा या बड़े आयन की तरह जो बिहेव करेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर यहाँ पर देखिए इस टर्सरी कार्बोनियम आयन में 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, यहाँ सेकेंडरी में 6 हैं, प्राइमरी में 3 हैं और मिथाइल कार्बोनियम आयन का कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिंगल होगा। इस तरह इन कार्बोनियम आयंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, यानी कि टर्सरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, secondary is more stable than primary and primary is more stable than methyl. Next, now we discuss next stability of free radical. फ्री रेडिकल में भी एक्सप्लेनेशन कमोबेश जैसे हमने अभी कार्बोनियम आयन को डिस्कस किया सेम उसी तरह होगा, क्योंकि जो कार्बोनियम आयन में कार्बन पर प्लस चार्ज होता है और यहाँ पर एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हम फ्री रेडिकल को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एनी स्पीसीज हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी स्पीसीज जिसके पास ऑड संख्या में इलेक्ट्रॉन हो वो फ्री रेडिकल कहलाएंगे। यहाँ ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पर ये एक फ्री रेडिकल है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑड संख्या में हो गया। अब जो ये है ऑल फ्री रेडिकल्स अंडरगोज हाइपर कॉन्जुगेशन through overlap of sigma bond of alkyl group with p orbital containing odd number of electron। यहाँ भी जो कार्बन है इसमें जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ p के साथ ये जो कार्बन हाइड्रोजन जहाँ कर्सर चल रहा है इसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्जुगेशन में। तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ कॉन्जुगेशन कर लेंगे और ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए ये डबल बॉन्ड फॉर्म किए, ये इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं जिससे कि बॉन्ड बना है और ये जो आपका है हाइड्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी लोन पेयर कह रहे हैं यहाँ, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया। अब जिस तरह से कार्बोनियम आयन में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे अल्फा कार्बन एटम के लॉन्ग या अल्फा कार्बन एटम की संख्या के अनुसार, ठीक उसी तरीके से फ्री रेडिकल में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो है आपके इस कार्बन जहाँ ऑड संख्या में इलेक्ट्रॉन है यानी कि इस फ्री रेडिकल में इसके अलोंग जो आपका CH3 है, इस CH3 में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है और इसके अलोंग ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि जिसमें जितने एल्काइल ग्रुप की संख्या होगी उसने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि और जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या जिस कंपाउंड की ज्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस टर्सरी फ्री रेडिकल कार्बोनियम आयन में R ग्रुप की संख्या 3 है और 3 R का मतलब अगर मिथाइल के टर्म में लेते हैं तो 3 कार्बन होंगे R की जगह और 3 कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, यानी कि 9 हाइड्रोजन होंगे। अब 9 हाइड्रोजन होंगे इसके अलोंग जो हम फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं जिस कार्बन पर ऑड संख्या में इलेक्ट्रॉन है, तब यहाँ पे 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसी तरह यहाँ पे R इक्वल टू 2 मिथाइल ग्रुप हो गए तो यहाँ पे 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और इस प्राइमरी फ्री रेडिकल में R की संख्या 1 है, इसका मतलब कि यहाँ एक CH3 है और एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और मिथाइल फ्री रेडिकल में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। इसलिए जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा फ्री रेडिकल का वो ये होगा।
क्यों? क्योंकि जो टर्सरी फ्री रेडिकल है इसमें 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है वो कम स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड है उसको जो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है, कम हो जाती है जब हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस इन्वॉल्व होता है। तो इस रेजोनेंस नहीं बल्कि हम कहें तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर इस शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने एल्कीन को डिस्कस किया, वही स्ट्रक्चर भी है। ये जो आपका अल्फा कार्बन एटम है इस आपके अनसैचुरेटेड सिस्टम के अलोंग इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये हाइड्रोजन यानी कार्बोहाइड्रोजन का जो आपका वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में जब पार्टिसिपेट करेगा तब ये इस C3 और C2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और C2 और C1 के बीच सिंगल बॉन्ड का बनेगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट होंगे तो यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ माइनस होगा। इन दोनों के बीच में देखिए कि जहाँ C1 और C2 के बीच डबल बॉन्ड था, अब C2 और C3 के बीच डबल बॉन्ड आ गया है। अब ये जो डबल बॉन्ड है इट मीन्स कि सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। कहने का मतलब है कि C2 और C3 में कुछ कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन्वॉल्व हो गया। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा कुछ शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। इस तरह से जो आपका प्रोटीन है C2C3 सिंगल बॉन्ड 1.49 एंगस्ट्रॉन्ग मिलता है, जबकि नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर इन्वॉल्व होता है तब जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। आपने इसको पहले भी पढ़ रखा होगा जब एरोमेटिक सिस्टम को पढ़ा होगा, और इस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में हम ऑर्थो पैरा को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इस हाइपर कॉन्जुगेशन को इन्वॉल्व करके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप को ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट मीन्स कि नाउ वी डिस्कस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो इसको अगर हम देखते हैं तो जो नीचे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यह है टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर, यानी कि इस बेंजीन रिंग पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ कर्सर चल रहा है, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, यानी कि यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और फिर कार्बन। तो हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें सिस्टम मिल रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिस्टम होना चाहिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन देन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर ये एक सिस्टम आपको मिल रहा है जहाँ कर्सर चल रहा है। तब जो ये आपका जो यहाँ कर्सर चल रहा है ये अब अल्फा हाइड्रोजन कार्बन एटम हो गया इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के अलोंग। ये कार्बन अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब बिल्कुल सिमिलर जैसा कि हमने इसके पहले बहुत सारी एप्लीकेशंस डिस्कस की, ये सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन एटम का जो ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन करेगा। लेकिन रेजोनेंस के टर्म में अगर समझें, हाइपर कॉन्जुगेशन के टर्म में समझें, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके यहाँ पर शिफ्ट होगा, इस कार्बन और कार्बन के आप कर्सर के अकॉर्डिंग समझिए, जहाँ कर्सर चल रहा है मैं दिखा रहा हूँ, तो ये यहाँ शिफ्ट होंगे और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे।
तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जहां शिफ्ट होके जाता है वो माइनस चार्ज एक्वायर कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को दिया, यानी कि डोनर की तरह बिहेव किया, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ गया। और ये यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड क्रिएशन हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे उस सिस्टम में मूव करेगी, यानी कि जहां ज्यादा होगी वो कम की डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगेन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई, तब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन ये पोजीशन हो गया। तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया। अगले में ये आगे मूव करेगी, यानी कि इस कॉन्जुगेशन में या रेजोनेंस कह लीजिए, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आएगा। इट मींस कि अब ये इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई। तो ये देखिए यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है जिसको रेड कलर से हमने एक्सप्लेन किया है, इसकी वजह से ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने बेंजीन के। अगर हम ये ग्रीन वाले हाइड्रोजन को लेते हैं तो 3 और इसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर हम इस गुलाबी हाइड्रोजन को लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए तो 3 और बनेंगे। इट मींस कि यहाँ पर ये 3 स्ट्रक्चर एंड 6 मोर स्ट्रक्चर बनेंगे। इट मींस कि यहाँ पर कुल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो या जो टॉल्यूइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। और हमें यहाँ डिस्कस करना है कि जो ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए बेंजीन रिंग में किसी भी ग्रुप के एलोंग जो पहला कार्बन होता है, यानी कि ये ग्रुप लगा, इस ग्रुप के एलोंग ये पहला कार्बन है, तो ये ऑर्थो पोजीशन हुआ, ये मेटा पोजीशन हुआ, और ये ऑर्थो मेटा एंड क्या हो गया, ये पैरा पोजीशन हुआ। इसी तरह इधर से लेते हैं तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। आप ध्यान से देखिए इस ऑर्थो पोजीशन यानी कि इस ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पैरा पोजीशन पे और फिर ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है। तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो प्रिफर करेगा, क्योंकि जहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहां पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले स्पीसीज अटैक करेंगे एंड ऑल द इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं या सभी जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। आपको पता है क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, नाइट्रोनियम या वो स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन से अटैच होते हैं। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो अटैक करेंगे, और इस वजह से hence electrophilic substitution reaction in toluene prefer at ortho and para position. Okay, now with thanks to all of the students